CSIR नेट लाइफ साइंस में 13 यूनिट है, जिसमें एक यूनिट आपकी सेल सिग्नलिंग की भी है, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। पाथफाइंडर की बुक लाइफ साइंस फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस पार्ट 1 में इसके बारे में दिया हुआ है। सेल सिग्नलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लिटरेचर है। मैंने इसी के हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके नोट्स बनाए हैं। अगर हम जनरल नॉलेज के रूप में सेल सिग्नलिंग को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बनी है और ऑर्गन सिस्टम टिश्यूज़ से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है और टिश्यूज़ जो हैं सेल से बने हुए हैं। तो एक सेल दूसरी सेल के साथ कैसे कोऑर्डिनेट होती है, कैसे एक सेल दूसरी सेल से संपर्क में आती है, किस तरीके की उनमें मैसेजिंग होती है, इस चीज़ को समझने के लिए हम सेल सिग्नलिंग को पढ़ते हैं। सेल सिग्नलिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें लिगेंड कहते हैं, जो कि सेल की सतह है यानी सरफेस पर एक्सप्रेस्ड, व्यक्त या सिक्रीट स्रावित होते हैं। किसी दूसरी सेल के द्वारा व्यक्त एक्सप्रेस्ड रिसेप्टर से ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं। ये देखिए, ये रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर से एक लिगेंड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये आकर बाइंड हो गया इस रिसेप्टर से। और ये जो रिसेप्टर है ये दूसरी सेल का रिसेप्टर है और ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये किसी दूसरी सेल के हैं। तो एक सेल के सिग्नल मॉलिक्यूल किसी दूसरी सेल के रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाते हैं, जिससे जीवों को बनाने वाली कई इंडिविजुअल सेल्स के कार्यों को इंटीग्रेटेड, एकीकृत तथा कोऑर्डिनेटेड, समन्वयित किया जाता है। प्रत्येक सेल इन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स के प्रति रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोग्राम्ड होती हैं, यानी इनको प्रतिक्रिया देना ज़रूरी होता है इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स के प्रति। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स को निम्न रूप से यूज़ किया जाता है। सेल सिग्नलिंग में सिग्नल मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस यानी संश्लेषित किया जाता है और रिलीज़ किया जाता है, स्रावित किया जाता है और इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को टारगेट सेल तक पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है टारगेट सेल तक इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को। थर्ड है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये एक रिसेप्टर है जिसमें एक लिगेंड जो कि हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये आकर बाइंड होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रिसेप्टर द्वारा सिग्नल को बाइंड करना होता है और उसे एक्टिवेट करना होता है। फोर्थ है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की शुरुआत करनी होती है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं ये लंबी दूरी पर स्थित कोशिकाओं को सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं और कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पास स्थित कोशिकाओं को सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। जानवरों में सेल सिग्नलिंग निम्न प्रकार से होती है। पहला एंडोक्राइन सिग्नलिंग, दूसरा पैराक्राइन सिग्नलिंग, तीसरा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। पहला एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सिग्नल मॉलिक्यूल्स हार्मोन्स होते हैं जो अपने सिंथेसिस साइट, अपने संश्लेषण वाली जगह से दूर स्थित कोई टारगेट सेल पर कार्य करते हैं। यह एक लंबी दूरी वाली सिग्नलिंग है। पैराक्राइन सिग्नलिंग। सेल द्वारा जारी सिग्नल मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल को केवल निकटता में ही प्रभावित करते हैं, यानी इस सिग्नलिंग में सेल जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स को सिक्रीज करती, स्रावित करती है, वो केवल ऐसी सेल पर ही अपना काम करेंगे जो कि बहुत पास स्थित होगी।
ऐसी टारगेट सेल होगी जो बहुत पास होगी, उसी को ये प्रभावित करेंगे। पैराक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नलिंग और सेल यानी कि टारगेट सेल अलग अलग प्रकार के सेल के प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब जो सेल सिग्नल मॉलिक्यूल को सिक्रीज करेगी, स्रावित करेगी, उसका प्रकार अलग होगा, और जो टारगेट सेल होगी उसका प्रकार अलग होगा। अब आता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन का मतलब होता है स्वयं से ही किसी भी चीज़ को स्रावित करना या सिक्रीज करना। सिग्नल मॉलिक्यूल्स उसी सेल पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो सेल इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब ये एक सेल है, इसने खुद ही एक सिग्नल मॉलिक्यूल को स्रावित किया अपने ऊपर काम करने के लिए। उदाहरण के लिए फॉरेन एंटीजन के लिए वर्टिब्रेट, जो हमारे बैकबोन वाले नोटोकॉर्ड वाले जीव होते हैं, के इम्यून सिस्टम की सेल की प्रतिक्रिया। फॉरेन एंटीजन के लिए जो वर्टिब्रेट के इम्यून सिस्टम होते हैं उनकी सेल्स की प्रतिक्रिया एक ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का उदाहरण है। कुछ प्रकार के टी लिम्फोसाइट एक विकास कारक ग्रोथ फैक्टर को सिंथेसाइज्ड करके एंटीजेनिक स्टिमुलेशन उत्तेजना का रिस्पॉन्स देते हैं, जो अपने स्वयं के प्रसार को संचालित करता है, जिससे प्रतिक्रियाशील टी लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है और इम्यून रिस्पॉन्स में वृद्धि होती है। कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स को सिग्नलिंग सेल द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स को स्रावित नहीं करती। ठीक है, बल्कि सेल के सरफेस पर एक्सप्रेस्ड किया जाता है, बल्कि इनको कहीं और से इन सेल्स के सरफेस पर एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, मतलब लाया जाता है। ठीक है, ये खुद से किसी सिग्नल मॉलिक्यूल को स्रावित नहीं करेंगी, इनके ऊपर कहीं से सिग्नल मॉलिक्यूल को स्रावित कराया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स जस्टाक्राइन सिग्नलिंग में भाग लेते हैं। इस प्रकार के संपर्क निर्भर सिग्नलिंग में सिग्नल मॉलिक्यूल्स इसे उत्पन्न करने वाली सेल से नहीं फैलते हैं और सेल वेयरिंग सिग्नल मॉलिक्यूल एडजेसेंट रिस्पॉन्डिंग सेल्स अर्थात आसन्न प्रतिक्रिया कोशिकाओं के रिसेप्टर प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जस्टाक्राइन सिग्नलिंग ऐसी सेल सिग्नलिंग है जहां पर सेल्स के बीच फिजिकल कांटेक्ट होना आवश्यक होता है। नॉच सिग्नलिंग और क्लासिकल कैदरिंग सिग्नलिंग जस्टाक्राइन सिग्नलिंग के उदाहरण हैं। पाथफाइंडर में सेल सिग्नलिंग के लिए इतना लिखा हुआ था।